नमस्कार। सत्य, तथ्य और प्रमाण का बेजोड़ संगम होता है खबर का पेश करना, और हमारी कोशिश होती है न्यूज पंच के जरिए हम तमाम खबरों को पड़ताल के साथ आपके पास लेकर आए, आंख से आंख मिलाकर आपको बताएं कि आखिर खबर का सच क्या है। सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज को लेकर हम हाजिर हैं हमारे इस खास शो में। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरें जो हम कर रहे हैं आपके लिए ट्रैक। सबसे पहले बात, हाथ में पिस्तौल, सर पर लगी थी गोली। आखिरकार डीजीपी का जो मर्डर है, क्या है ये पूरी मिस्ट्री, जानेंगे हम आज न्यूज पंच में। मुर्शिदाबाद में फिर से सियासत, संग्राम और बवाल। सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा के केस पर आज सुप्रीम सुनवाई है। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा और कैसे आज सुकांतो मजूमदार का दौरा भी है मुर्शिदाबाद में। और कहते हैं कि गर्मी से हाय हाय, लेकिन अब गर्मी से बचाने का मास्टर प्लान तैयार किया है दिल्ली सरकार ने। आखिरकार वो प्लान कैसे आपकी मदद करेगा इस मौसम में, ये भी आप जानेंगे न्यूज पंच के जरिए। तो बात करते हैं करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की, जिसका मर्डर हुआ है और विनय सिंह के सर पर गोली मारी गई। खेत में पिस्तौल के साथ उनका शव बरामद किया गया और इसी वजह से जो तमाम समर्थक हैं वो आक्रोश से परिपूर्ण हैं और इसके चलते हाईवे पर जाम लगाया गया है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं जहां उनका मर्डर किया गया, और आप सोचिए कि जिस तरह से ये मर्डर किया गया है उस वजह से जो उनके समर्थक हैं वो आक्रोशित हैं। और करनी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की ये हत्या हुई है। ये हत्या दर्शा रही है कि कैसे वहां पर जो कानून व्यवस्था है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। वो कानून व्यवस्था, आप समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाती है तो कानून व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है। झारखंड के जमशेदपुर में रविवार रात ये घटना हुई और NH 33 पर जो अपराधी हैं उन्होंने विनय सिंह पर हमला बोला। अपराधियों ने क्या किया, विनय सिंह के सर पर गोली मारी और गोली सर में लगने की वजह से मौके पर ही उनकी मौत हुई और खेत में पिस्तौल के साथ उनका शव मिला है। अब इस घटना को अगर हम पुलिसिया एंगल से समझने की कोशिश करते हैं तो जांच में पुलिस जुटी है, लेकिन पुलिस का इतना मानना जरूर है कि ये सुनियोजित हत्या है और सीनियर पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया, यानी मोडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश की, साक्ष्यों को समझने की कोशिश की और जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन की भी मंजूरी है। अब किया यह जा रहा है क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो खंगाले जा रहे हैं आसपास के CCTV के फुटेज और पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन इस पूरे मामले को लेकर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठते हैं और इन सवालों के जवाब देने होंगे राज्य सरकार को। अब समर्थकों में आप आक्रोश देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। जो क्षत्रिय समाज है और करनी सेना है उसमें भारी आक्रोश है। भाई उनका प्रदेश अध्यक्ष है, उसे गोली मार दी गई। संगठन ने समाज के सम्मान पर इस पूरे हमले को करार दिया। अब हत्या के विरोध में यह हो रहा है कि करनी सेना प्रदर्शन कर रही है, इसलिए NH 33 पर जो है वो जाम की स्थिति है। कई संगठन और राजनीतिक दलों ने घटना की निंदा की और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो ये तो घटना का लब्बो लुबाब था, लेकिन ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर, झारखंड में जब सरकार आई थी तो कई वादे दावे किए गए थे और वादे दावों में से ये बहुत अहम था कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। ये सुदृढ़ किया जा रहा है कि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार दी जाती है और अभी तक कई साक्ष्यों के होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर झारखंड में लगातार हम पिछले कह सकते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से लगातार ये सवाल उठ रहा है। राजधानी रांची के बाद अब जो लौह नगरी, जिसको औद्योगिक नगरी आप जमशेदपुर को जानते हैं, वहां पर इस तरह की घटना हुई है। और कल भी यहाँ पर गोलीबारी हुई थी, 2 लोग कल भी गोली की शिकार हुए थे और घायल अवस्था में MGM भर्ती कराया गया था। लेकिन ये एक हम कह सकते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए आदमी, करनी सेना के देश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष
विनय सिंह की जब रात में हत्या की जाती है और उसके बाद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो विरोध में कर्णी समाज और क्षत्रिय समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और NH-33 को उन्होंने जाम किया है। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार ये कैंप वहां पर किया जा रहा है और आश्वासन देने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राजधानी रांची हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, ये तमाम जो बड़े शहर हैं झारखंड के, उन जगहों पर क्राइम की स्थिति लगातार क्यों बढ़ रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों यहाँ पर झारखंड में बीजेपी नेता की हत्या राजधानी रांची में होती है, धनबाद में कोयला कारोबारी पर निशाना बनता है, रांची में कोयला कारोबारी पर गोलीबारी होती है और उसके बाद जमशेदपुर में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, लेकिन दिवाकर अगर हम सवाल के घेरे में है और पुलिस जो कह रही है कि SIT का गठन कर दिया गया है, तो क्रोनोलॉजी को कैसे समझें कि आखिरकार क्या वजह रही होगी? क्या कोई आपसी रंजिश का मामला है? जी देखिए, निश्चित तौर पर मेरी जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने 3 एंगल पे बात किया है कि हो सकता है एक आपसी रंजिश, बिजनेस का कारोबार का मामला हो सकता है, दूसरा जो ये कर्णी समाज है उसमें पद को लेकर लड़ाई हो सकती है और तीसरा कोई दूसरे एंगल भी हो सकता है कि किसी ने किसी अन्य वजह से भी इनकी हत्या की हो। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ सामने नहीं आया और लगता है कि इसको प्लान वे में किया गया कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले NH-33 पर उनको गोली मारी जाती है और उनके शव को खींचकर बकायदा खेत में फेंका जाता है और वहां पर कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट किया जाता है कि वहां पर पानी की बोतलें हैं, राइफल्स है, स्कूटी है। तो ये तमाम तरह की चीजों से संदेह भी पैदा हो रहा है कि आखिर इतने घंटे बाद जब आसपास के इलाके में CCTV फुटेज है तो पुलिस क्या कर रही थी। और कहा यह भी जा रहा है कि कई घंटों के बाद वहां पुलिस पहुंची है मामले की जांच करने। तो इस तरह की चीजों से लगातार सवाल उठ रहे हैं और कानून व्यवस्था का जो लबो लुबाब है उस पर निश्चित तौर पर राज्य सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाया है कि आखिर ये झारखंड प्रदेश को, जिसको लगातार कहा जाता था कि यहाँ पर सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन आज के डेट में ये क्राइम कैपिटल, सब जो इनके छोटे छोटे शहर है वो भी क्राइम कैपिटल बनते जा रहे हैं, चाहे वो जमशेदपुर हो, धनबाद हो। विनय सिंह के परिवार से अगर आपकी बात हुई हो, कानून व्यवस्था का हाल जो है वो बेहाल बुरा है और लगातार बिल्कुल कानून व्यवस्था बेहाल है, चरमराई हुई है, तो साफ पता लगता है। परिवार के लोगों ने कहा है कि कल चूंकि वो दोपहर बाद घर जी बोलिए जी परिवार के लोगों से भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि दोपहर के बाद वो घर से निकले थे, उसके बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं हो रहा था और शाम में उनकी हत्या की खबर 11:30 बजे के आसपास उनको मिलती है। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने देर बाद जब परिवार के लोगों ने भी जब उनसे संपर्क किया तो आखिर ट्रेस क्यों नहीं कर सकी पुलिस। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जल्दबाजी होगी। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने SIT का गठन किया है, 2 डिप्टी SP को घटनास्थल पर तैनात किया गया है, फॉरेंसिक की टीम भी वहां पहुंच रही है और सारी जो पहलू हैं और जो जांच के बिंदु हो सकते हैं उन तमाम पहलुओं पर जानकारी ली जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले में जो भी इन्वॉल्व है उनको पकड़ेंगे और इस मामले का खुलासा भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे भी आपसे इस मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बात हुई झारखंड को लेकर, शुक्रिया दिवाकर। लेकिन आइए अब सीधा रुख करते हैं मुर्शिदाबाद का, जहां सियासत है, संग्राम है और बवाल भी है। अब बवाल ये है कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर आज सुप्रीम सुनवाई है। अब इसमें न्यायिक जांच आयोग बनाने की मांग भी की गई है। जो याचिकाकर्ता हैं शशांक शेखर झा, उन्होंने ये याचिका दायर की हिंसा को लेकर और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हिंसा के जो कारण हैं, भाई क्या कारण रहे, उसकी जांच की मांग है। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट भी सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर आज फैसला सुना सकता है। याचिका में ये मांग की गई कि ममता सरकार स्टेटस रिपोर्ट तो दाखिल करे और अब तक अगर देखें तो हिंसा के मामले में 100 से ज्यादा जो FIR है वो दर्ज की गई और अब तक 276 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी मुर्शिदाबाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते भी सुनवाई की थी, 2 बार सुनवाई हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो हिंसा को लेकर आज की याचिका पर सुनवाई है। अब ये शशांक शेखर झा की ओर से याचिका दायर की गई और किन कारणों की वजह से ये हिंसा हुई, ये जांच का विषय है। ये कारण तो पता लगाने ही होंगे और कलकत्ता हाई कोर्ट भी सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर आज फैसला सुना सकता है। तो 2 अहम सुनवाइयां हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट से अलग से और सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर। अब याचिकाकर्ता क्या मांग रहे हैं? वो ये मांग रहे हैं कि ममता सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट तो दाखिल करे, उस स्टेटस रिपोर्ट के केंद्र बिंदु समझ तो आए कोर्ट को। और हिंसा के मामले में आप समझिए कि 100 से ज्यादा FIRs हो चुकी हैं अब तक। जो वहां उपद्रवी थे उसमें 100 से ज्यादा FIR हुई हैं और 276 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खैर, लेकिन आखिरकार सियासी रोटियां भी बहुत सेकी गई मुर्शिदाबाद को लेकर और पक्ष विपक्ष के अलग अलग आरोप प्रत्यारोप हैं। बीजेपी कह रही है कि ये
हिंदुओं पर एक सुनियोजित हमला है। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज है वो खतरे में है। अब हिंदुओं पर हमले को टीएमसी क्या कह रही है? टीएमसी इसे सियासी साजिश बता रही है। वहीं कांग्रेस कहती है कि भाई ये टीएमसी और बीजेपी की मिली भगत है। लेकिन सवाल ये कि इसमें भुगत रहा है आम आदमी। और एक टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब तक मुर्शिदाबाद में हुआ क्या। 8 अप्रैल शनिवार का दिन था, मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी और उसके बाद ममता ने यह कहा था, ममता बनर्जी ने, कि बंगाल में वक्फ कानून नहीं लागू करने दिया जाएगा क्योंकि भड़कावे और उकसाने वाले बयानबाजियां जो है वो बहुत की गई हैं। हिंसा के आरोप में 10 अप्रैल को क्या हुआ कि 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई और मुर्शिदाबाद हिंसा में 11 अप्रैल को 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई। 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हिंदू पिता बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और इस हत्या से हिंदू समाज इतना डरा कि धुलियान में 500 लोगों का पलायन होने लगा। सीधा मुर्शिदाबाद से धुलियान की तरफ पलायन, जहां पर उनकी स्थिति और दयनीय है। 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, यानी 24 परगना वैसे ही। ये एक रक्त रंजिश सुनियोजित साजिश समझ में आई और हिंसा का ट्रिपल बी कनेक्शन हम कई बार न्यूज पंच में बता चुके हैं, जहां बयान है, बॉर्डर है और साथ ही साथ बांग्लादेश का कनेक्शन। ममता की इमामों के साथ बैठक हुई थी और वहां पर उन्हें मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण की बात सामने, जहां हिंदुओं पर जब कुछ हुआ तो वो चुप्पी ओढ़कर बैठ गई। सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की गई। हिंसा प्रभावित लोगों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वहां गया, एनएचआरसी के लोग वहां पर गए, राज्यपाल ने वहां का दौरा किया जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र था। और ये टाइमलाइन दोबारा आपके लिए वापस। तो अब समझना ये होगा कि आखिरकार ममता, विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहला सवाल तो यही कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, लेकिन आज की जो याचिका है वो हिंसा के कारण जानना चाहती है। उस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितनी अहम हो जाती है? बिल्कुल आंचल, यहाँ पर 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा दायर की गई हैं। जहाँ तक शशांक शेखर झा की याचिका की बात करें तो उसमें एक तो एसआईटी मांगी गई है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस एसआईटी की निगरानी करे। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठाया है कि पश्चिम बंगाल में आए दिन इस तरह की हिंसा होती हैं, तो इसकी वजह क्या है। वो केवल इस मामले तक नहीं रुक रहे हैं बल्कि वो इस याचिका में चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी हो वो इस बात की जड़ तक जाए कि वहाँ पर बार बार ऐसी हिंसा की वारदातें कैसे हो रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इनको कितनी तवज्जो देता है सुनवाई के बाद साफ होगा, क्योंकि जैसा आप खुद बता रही थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर के सुनवाई चल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसआईटी गठित की है, उसको लेकर के अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई अपनी राय साफ नहीं किया। बस ये ज़रूर कहा है कि ये एसआईटी 15 मई को होने वाली सुनवाई में अपनी स्टेटस रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस जो सुनवाई वहाँ चल रही है कलकत्ता हाई कोर्ट में, अगर उससे संतुष्ट दिखा पूरी सुनवाई के दौरान, तो संभव है कि वो इन दोनों याचिकाकर्ताओं को बोले कि आप कलकत्ता हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वहाँ पर जाकर उससे जुड़िए और अपनी प्रार्थनाएं कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने रखिए। या फिर अगर ज़्यादा गंभीर सुप्रीम कोर्ट को ये मामला लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इस जो भी वहाँ पर मामले पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनको खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है। ये 2 विकल्प हैं। विकास, मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगी। जो पिछले हफ्ते 2 सुनवाइयाँ हुई, उसमें जो आदेश पारित किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें ये था कि जब तक केंद्र अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं करता तब तक ये कानून वैसे ही रहेगा। और दूसरी चीज़ जो लगातार डी नोटिफिकेशन को लेकर आ रही है, वक्फ कानून को लेकर, कानूनी भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए आंचल, जब पिछली अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो कोर्ट ने 2-3 बिंदुओं पर अंतरिम आदेश में स्थिति साफ की कि यथास्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव कोर्ट अभी नहीं चाहता। यही वजह थी, कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ रजिस्टर करा चुका है अपने नाम पे, चाहे वो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई हो या वो वक्फ बाय यूज़र जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसके तहत आई हो, अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं तो उनको फिलहाल सरकार डीनोटिफाई ना करे। दूसरा, कोर्ट ने कहा था कि एक जो अभी संशोधन कानून था उसमें ये प्रावधान था कि अगर सरकारी ज़मीन का कोई मामला आता है तो कलेक्टर जांच करेगा कि क्या ये सरकारी ज़मीन वक्फ के पास गई है, और जैसे ही ये जांच शुरू होती है ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। इस हिस्से को भी कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल हम इस पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। और तीसरी बात कोर्ट ने ये कही थी कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं केवल वही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, इसीलिए अभी फिलहाल जो वक्फ बोर्ड स्टेट में होंगे या
वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगी, उसमें कोई नियुक्ति ना करे। नहीं और जब आंचल सबसे महत्वपूर्ण, जब सारी सुनवाई हो गई और सीजेआई जब उठने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमें वायलेंस की जो खबरें दिख रही हैं वो बड़ी चिंताजनक हैं और गंभीर हैं। जब कोर्ट सुनवाई कर रहा है इस मामले की तो हिंसा कोई रास्ता नहीं है। जाते जाते उन्होंने ये टिप्पणी की थी। तो ये टिप्पणी के विकास, क्योंकि आप लगातार कोर्ट के मामले कवर करते हैं, ये टिप्पणी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हिंसा अगर हो रही है वो भी कानून जिसे संसद ने पारित किया। एक तो बात ये, दूसरा अगर ममता सरकार स्टेटस रिपोर्ट फाइल नहीं करती है जिसकी दरकार है, फिर कोर्ट क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जो उन्होंने एक एसआईटी गठित की है उसको 15 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो अभी लंबा वक्त है, काफ़ी लंबा वक्त हाईकोर्ट ने वहाँ पर दे दिया एसआईटी को कि वो अपनी जांच, क्योंकि आप देख ही रहे हैं वहाँ के हालात कैसे हैं, तो एसआईटी के लिए भी जाकर के जाँच करना, गवाहों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बात कर पाना, ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इसीलिए 15 मई की तारीख हाईकोर्ट ने तय की थी कि 15 मई को एसआईटी की वो रिपोर्ट कोर्ट को भी सौंपी जाए। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट को ये लगता है कि हाई कोर्ट पर्याप्त रूप से सुनवाई कर रहा है और सारे विषय उठाए जा चुके हैं हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे दखल नहीं देता है। या तो याचिकाकर्ता को कहता है कि वो हाई कोर्ट में जाकर के अपनी एप्लीकेशन लगाएं, और मामले को पेंडिंग भी कई बार सुप्रीम कोर्ट रख देता है कि अगर हाई कोर्ट ने आपकी दलीलें नहीं सुनी तो हम आपकी इसी पिटीशन को रिवाइव कर देंगे। तो बहुत सारे विकल्प कोर्ट के सामने हैं। सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा कि सुनवाई के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल न्यूज़ पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन गर्मी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है आपके लिए, ये जानेंगे। आप जुड़ रहिए न्यूज़ पंच के साथ। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत न्यूज़ पंच में। और जैसे कि आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हो कि गर्मी से निपटने के लिए आखिरकार रेखा सरकार का प्लान क्या है। ये प्लान है हीट एक्शन प्लान। गर्मी का सिस्टम लगातार, जैसे दिल्ली की सर्दी है वैसे दिल्ली की गर्मी भी बहुत मशहूर है। और एक्शन में दिल्ली सरकार क्यों है? दिल्ली में आपने देखा कि अप्रैल में ही पारा जो है वो 41 डिग्री के आसपास पहुंच गया। जैसे हम सर्दियों में देखते हैं कि पारा कैसे गिरता है, वैसे ही पारा कैसे चढ़ता है ये भी हम देख रहे हैं। लू से निपटने के लिए सरकार का ये प्लान तैयार है। आप सोचिए अभी अप्रैल है और आपको 41 डिग्री का सामना करना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री साहिबा हीट एक्शन प्लान आज लॉन्च करने वाली हैं। भीषण गर्मी की आहट की वजह से मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया कि अब की बार गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है। और ऐसे में क्या स्कूल्स को खोलने के टाइमिंग में चेंज होगा, पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और इससे निपटने के लिए ये हीट एक्शन प्लान कैसे मिशन मोड में और हम कह सकते हैं इसे लागू किया जाएगा, ये हम समझेंगे। क्योंकि अब की बार गर्मी ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें कई बार हमने देखा कि लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। बात सबसे पहले स्कूलों की करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, उनके लिए ये मौसम कैसे पेशानी का सबब बनता है। तो स्कूलों में बड़ा बदलाव दिखेगा। स्कूलों पर क्योंकि गर्मी का अगर असर है तो बदलाव ये कि क्योंकि छुट्टियां पहले शुरू होती है, किस तरह से उनके लिए ये प्लान काम करेगा। गर्मी के पीक टाइम पर कोई क्लासेस चलाई नहीं जाएंगी। 12 से 3 बजे तक का जो वो पीक टाइम होता है तब क्लासेस नहीं होंगी। ज़रूरत पड़ने पर बंद भी किए जा सकते हैं स्कूल। अमूमन जो डेज होते हैं मई में, उससे पहले
स्कूलों में वाटर कूलर्स और जो बॉटल स्टेशंस हैं उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। अब सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि कोड़ में खाज यानी गर्मी, अब ऊपर से पानी की किल्लत, जो दिल्ली कई बार जूझती रही है। इस बार सरकार बदली है तो क्या देखते हैं वो समझते हैं। अगर हम पानी की ज़रूरत को समझें तो पानी पर जो सख्ती है ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। गैर ज़रूरी पानी का इस्तेमाल जैसे गाड़ी धोने के लिए, पौधों में देने के लिए, ये तमाम SOPs तैयार की जाएंगी। देखिए मैंने तो बोला था और आ गया कि गाड़ी धोना और गार्डनिंग जैसे कामों के लिए सुनियोजित और वैकल्पिक और विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए। झुग्गी एरिया में बांटे जाएंगे पानी के पाउच, वो बहुत ज़रूरी है। रेड और ऑरेंज अलर्ट पर अतिरिक्त टैंकर जो हैं वो भेजे जाएंगे। अब गर्मी से बीमार मरीजों के लिए क्या, अस्पताल कितने तैयार हैं, कितने चाक चौबंद हैं, कितने चुस्त दुरुस्त हैं। मरीजों को संभालने के लिए अस्पतालों में खास इंतजाम किए जाएंगे। अस्पताल में गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए विशेष वार्ड, ये बहुत ज़रूरी है। और हर बड़े अस्पताल में स्पेशल हीट वार्ड जहां ICU बेड होगा, आपकी दवाइयाँ मौजूद रहेंगी, ठंडे पानी का पुख्ता इंतज़ाम सुनिश्चित किया गया है। और मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग भी उसी लिहाज से की जाएगी कि भाई वो लू से जुड़े हुए तमाम जो सिम्टम्स हैं उनको डायग्नोज कर पाएँ और इलाज के लिए वो ट्रेनिंग हो। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता उर्मिलेश हमारे साथ जुड़ गए। उर्मिलेश, हम कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, आप भी कई सालों से दिल्ली में रिपोर्टिंग करें। दिल्ली की सर्दी गर्मी हम दोनों जानते हैं, लेकिन ये हीट एक्शन जो प्लान है जो आज लॉन्च किया जाएगा, कैसे वार करेगा गर्मी पर? देखिए आंचल, क्योंकि देखिए गर्मी, जैसे कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि धीरे धीरे अब गर्मी जो है भीषण होती जा रही है, या कि ये कह सकते हैं गर्मी जो है अब अपने तेवर दिखाने लग गई है। ऐसे में जो है दिल्ली की जो सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार, उसने जो है इस बार जो है एक हीट एक्शन प्लान की बात की है। और जो अभी कुछ देर बाद यहाँ पर जो है दिल्ली सचिवालय में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है वो होंगे, उसके लोग होंगे, साथ ही जो है दिल्ली आपदा प्रबंधन के लोग होंगे। उसके अलावा जो है जो दिल्ली सरकार के केंद्रीय मंत्री, जो दिल्ली सरकार जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो होंगे। उसके अलावा जो है तमाम जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और इसके लिए एक एक्शन प्लान जो है तैयार किया जाएगा, जैसे कि आपने भी रिपोर्ट में दिखाया। देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी जितनी भीषण होगी उसके लिए तैयारियां अगर होती है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कई हद तक इसे जो है काबू किया जा सकता है। तब चाहे वो गर्मियों में होने वाली बीमारियां हों या फिर पेयजल का संकट का जो पेयजल संकट है, या उसके अलावा जैसे कि कई श्रमिक हैं वो जो है सड़क के किनारे जो काम करते हैं, उनके लिए जो है छायादार आश्रय की बात जो है सरकार की तरफ से इस एक्शन प्लान में जो है किया जा रहा है। स्कूलों की बात हो रही है, क्योंकि देखिए छोटे नौनिहाल बच्चे हैं या बड़े हों, उनका जो है स्कूल होता है। स्कूल जो है पीक टाइम पे 2 बजे छुट्टी होती है, जिस समय की भीषण गर्मी होती है। ऐसे में जो है निश्चित तौर से स्कूलों पर भी जो है खास बात इस एक्शन प्लान में होगी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये कहा जाएगा कि इस हीट वेव से जो है तमाम जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में जो जरूरी, क्योंकि देखिए गर्मियों के सीजन में जो है कई सारी बीमारियां होती है, उनसे निपटने के लिए जो है दवाइयां जो है पर्याप्त मात्रा में है, या बेड पर्याप्त मात्रा में हो, या फिर डॉक्टर और तमाम जो स्टाफ जो होता है वो जो है पर्याप्त मात्रा में हो। तो ऐसे में निश्चित तौर से ये जो एक्शन प्लान है ये अपने आप में आज महत्वपूर्ण है, जिसमें कि तमाम लोगों की नज़र भी लगी है। आज तमाम मीडिया का जो है यहाँ पर नज़र लगी है कि किस तरीके से ये एक्शन प्लान होता है, और अगर ये एक्शन प्लान बनता है तो निश्चित तौर से कई जो है लेकिन इसमें एक चीज हैं या जो है गर्मी से निजात पाने की है, उसे कहीं ना कहीं एक जो है हीट एक्शन प्लान को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम कदम उठाए जाए। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रेखांकित की गई है रेखा सरकार द्वारा, वो ये है कि अस्पतालों में दवाइयों और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की अगर किल्लत कभी महसूस की गई तो वहाँ पर अलर्ट जारी कर टैंकर्स भेजे जाएंगे। इस तरह के SOP तैयार करने के लिए और इस तरह के SOP पर अमल करने के लिए क्या तैयारी है सरकार की? जी बिल्कुल, देखिए जो ये हीट एक्शन प्लान है आंचल, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए पिछले सालों तक हमने देखा है जो दिल्ली में सरकारें होती थी वो जब भीषण गर्मी हो जाती थी तो कई सारी चीज़ें हमने देखी हैं। कई जब चाहे वो अस्पताल की बात कहें या दवाइयों की बात कहें या फिर जो है
नौनिहालों की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो इस तरीके से गर्मी आने से ही पहले अगर एक्शन प्लान बनाया जाता है और कहीं ना कहीं उस एक्शन प्लान पर आगे जाके अमल होता है तो निश्चित तौर से जो स्थानीय वासी हैं, जो दिल्ली वासी हैं, उनको एक राहत की बात। ये आपने बहुत अच्छी बात कही उर्मिलेश। उर्मिलेश, आपने जो लास्ट में कहा कि पहले ही कभी पहले हुआ नहीं था, प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स जो पहले सरकार उठा रही है, ये सरकार की मुस्तैदी को दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज़ पंच में आज अभी के लिए इतना ही, लेकिन 3 बड़ी खबरों के साथ फिर आप अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिएगा जब आपसे मुलाकात होगी करीब 2 बजे। तब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।